वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन आई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर में रिलीज किए थे। ऑलरेडी ऐसे कई वीडियोस में अपलोड कर चुकी हूँ एंड फॉर द फिजिक्स देयर इज अ प्लेलिस्ट ऑन माय चैनल ताकि आप लोगों को बहुत आसानी से सारी वीडियोस एक ही जगह मिल जाए। गो चेक आउट दैट प्लेलिस्ट, वीडियोस देखिए, प्रैक्टिस करिए और इस तरीके के वीडियोस आते ही रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन दिस वीडियो। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 12-13 क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। फायदा ये है, वैसे तो ये चैप्टर थ्योरेटिकल है, देयर इज नो न्यूमेरिकल, बट इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने से समझ आ जाएगा कि सीबीएसई कौन से पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है, आउट ऑफ ऑल कलर्स मेकिंग द व्हाइट लाइट विच वन डेविएट द मोस्ट। कौन सा कलर है जो बहुत ज्यादा डेविएट करता है। अब व्हाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं, जैसे आप लोग याद करते हो विबग्योर से। बेसिकली आपसे पूछ रहे हैं इन 7 कलर्स में से कौन सा है जो सबसे ज्यादा डेविएट करता है। द आंसर इज वायलेट। जिसको पता है गुड, जिसे नहीं पता जरा इस डायग्राम को ध्यान से समझ लो। आपके बुक में ये प्रिज्म का डायग्राम है जहां पे हम ये करते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, फिर वो रिफ्रैक्ट होता है और फिर यहाँ से वो इमर्ज होता है। वाइल इमर्जेंस क्या हो रहा है कि सबसे नीचे आ रहा है वायलेट और सबसे ऊपर जा रहा है रेड। यहाँ पे रेड है और ये है वायलेट। अब एंगल ऑफ डेविएशन कैसे पता चलता है, तो ये आप लोग पहले वाले चैप्टर में प्रैक्टिस कर लेते हो कि प्रिज्म में क्या होता है कि हम ये अज्यूम करते हैं इंसिडेंट लाइट जो है वो इस तरीके से जाएगी, करेक्ट, बट वो गई कैसे, वो इतनी बेंड हो गई। ये वाला एंगल कितनी बेंडिंग हुई है लाइट में, इसे कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। अगर आप देखेंगे तो रेड का ये एंगल बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन वायलेट का तो ये बहुत ज्यादा है ना। तो एंगल ऑफ डेविएशन वायलेट का ज्यादा होता है, वो सबसे ज्यादा डेविएट करता है। यहीं से ये चीज भी याद कर लेना कि जो लीस्ट डेविएट कर रहा है वो कलर रेड है। सिर्फ रेड और वायलेट पर ही सवाल पूछते हैं ये लोग, बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं। तो ये वाली चीज आप याद कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ बीम ऑफ रेड लाइट, वो कहते हैं कि रेड लाइट बीम ऑफ, देखो सेम चीज वापस, रेड एंड वायलेट। तो एक बीम है रेड लाइट की, एक है वायलेट लाइट की, दोनों ही सेम एंगल पर इंसिडेंट होते हैं ऑन द इंक्लाइंड सरफेस फ्रॉम एयर मीडियम एंड प्रोड्यूसेस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर एंड बी। तो अगेन मैं वही चीज ड्रॉ करूंगी कि ये प्रिज्म है और वो कह रहे हैं कि ना इन दोनों ही लाइट का, रेड और वायलेट का एंगल ऑफ इंसिडेंस तो सेम है, ये वाला एंगल जो है, सॉरी, और वो कह रहे हैं कि विद नॉर्मल अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएं तो ये एंगल तो दोनों का सेम है, बट जहां ये रिफ्रैक्शन शो करते हैं ना, वो रिफ्रैक्शन का एंगल इनका अलग अलग है। वही मान लीजिए रेड ऐसे रिफ्रैक्ट कर रहा है तो वायलेट ऐसे रिफ्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, आपको बताना है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसका ज्यादा है, कम है या दोनों का बराबर है। देखिए मैं ये कहूंगी कि आर और बी का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो बराबर बिल्कुल नहीं है और ना ही इनमें इस तरीके का कोई रिलेशन होता है। सिर्फ कंफ्यूजन इस बात पर हो सकती है कि किसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा है, रेड का या वायलेट का। एक बार इस, सिर्फ मैं प्रिज्म की एक साइड ले रही हूँ आपको समझाने के लिए। ये इंसिडेंट रे था, नॉर्मल यहाँ पे बन रहा था, आपको पता है कि डिस्पर्जन होना है। और रेड लाइट कैसे जाती है, रेड लाइट जाती है कुछ इस तरीके से, जबकि वायलेट जाती है यहाँ पे। नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसका ज्यादा है, ये रेड लाइट है और ये वायलेट है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसका ज्यादा है, ये तो नॉर्मल के साथ बनता है ना। तो आप देखेंगे कि रेड का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा है, विच मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड ऑप्शन, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ रेड लाइट इज मोर देन वायलेट। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, थोड़ा सा ट्विस्ट इन्होंने दिया था। हर बार वो लोग बेंडिंग की बात करते हैं, इमर्जेंस की बात करते हैं, डेविएशन की बात करते हैं, बट जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की बात होगी तो आपका क्वेश्चन यहां से सॉल्व होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इजी, नेम द कंपोनेंट ऑफ व्हाइट लाइट दैट हैज द ग्रेटेस्ट वेवलेंथ। सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड की होती है, ये वाली चीज आप याद कर लेंगे। तो सबसे कम वेवलेंथ वायलेट की होती है। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू, अ प्रिज्म एबीसी विद बेस बीसी इज प्लेस्ड इन डिफरेंट ओरिएंटेशंस। एक प्रिज्म है एबीसी, अलग अलग तरीके से रखा हुआ है। नैरो बीम ऑफ व्हाइट लाइट इंसिडेंट हुई है उस पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम आफ्टर डिस्पर्शन थर्ड कलर, तीसरा कलर जो होगा फ्रॉम द टॉप ऑफ स्पेक्ट्रम कॉरेस्पॉन्ड्स टू द कलर ऑफ द स्काई। अब स्काई का कलर क्या है, ब्लू। तो बस वो ये कह रहे हैं कि इन
चार अरेंजमेंट्स में से कौन सी अरेंजमेंट में जब मैं ऊपर से कलर देखूंगी ना, फ्रॉम दिस साइड, जब मैं टॉप से कलर देख रही होंगी, तो थर्ड कलर ब्लू होगा। अब एक बार ये देख लेते हैं विबग्योर में ब्लू कहां पे थर्ड नंबर पे आ रहा है, वॉयलेट से, यहाँ पे दिस इज थर्ड, यानी जब आप ऊपर से देखें तो ऊपर आना चाहिए वॉयलेट। आपको पता है ये तो हमारा नॉर्मल कंडीशन है, इस केस में तो टॉप पे जो लाइट रहती है वो रेड लाइट होती है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत गलत ऑप्शन है। जरा एक बार इन्वर्टेड वाले पर बात करते हैं, कंप्लीट इन्वर्टेड पे लाइट आई, यहां से निकली और अब वो बेंड होगी कुछ ऐसे, करेक्ट। तो जब वो यहां से जब आप देख रहे हो तो सबसे नीचे वाली लाइट कौन सी होती है, वॉयलेट, यानी तीसरे नंबर पर आ जाएगा ब्लू, विच मीन्स सेकेंड ऑप्शन यानी बी वाला जो अरेंजमेंट है वही सही अरेंजमेंट है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। अगर मैं थर्ड ऑप्शन पे बात करूं तो भी आप देखिए, लाइट आई, यहां पर आई, बेंड होनी शुरू हुई, वॉयलेट तो अभी भी नीचे जाएगा, यानी ब्लू तो नीचे से थर्ड नंबर पर आ रहा है, ये तो गलत ऑप्शन हुआ। सिमिलरली आप देख लीजिए यहाँ पे ये ऐसा, अभी भी क्या ब्लू थर्ड नंबर पर आएगा, नहीं, क्योंकि टॉप मोस्ट अभी रेड है। तो द ओनली ऑप्शन करेक्ट इज बी ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब थोड़ी डिटेल स्टार्ट हो गए। व्हाट इज मेंट बाय द टर्म पावर ऑफ एकोमोडेशन? देखो, पावर ऑफ एकोमोडेशन की डेफिनेशन को नहीं छोड़ना है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, एबिलिटी ऑफ लेंस टू एडजस्ट इटसेल्फ। हमारी आईज की एक एबिलिटी है, आई लेंस की क्या है, एक एबिलिटी है कि वो खुद को एडजस्ट कर लेता है अकॉर्डिंग टू दी फोकल लेंथ, कि मुझे कहाँ पे देखना है उस अकॉर्डिंग मेरी आईज खुद को एडजस्ट करती है, दैट इज पावर ऑफ एकोमोडेशन। कौन सा कंपोनेंट ऑफ आई है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, सीलियरी मसल्स। अगर सीलियरी मसल्स नहीं होते या वो वीक हो जाते हैं तभी तो हम लोग के आई विजन में डिफेक्ट्स क्रिएट होते हैं, है ना। तो सीलियरी मसल सीलियरी मसल ही है जो पावर ऑफ एकोमोडेशन करवाता है। इजी सा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आया था, आंसर हो जाता। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। नाउ हियर इज योर कंप्लीट आंसर। समझ लो एक बार कि रेनबो बनता कैसे, लिखना आपको बिल्कुल इस तरीके से। इन्होंने फॉर्मेशन ऑफ रेनबो पूछा है और उसमें हो रहे 3 फिनोमेना पूछे थे, प्लस उन्होंने बोला था डायग्राम बनाने के लिए, तो ये 3 मार्क का क्वेश्चन है प्रॉपर। अब इसमें क्या है, रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ अ सन, यानी अगर आपका सन इधर है तो रेनबो इधर बनेगा, ठीक है। द वाटर ड्रॉपलेट एक्ट लाइक स्मॉल प्रिज्म। आप देख रहे हो ये एक वाटर ड्रॉपलेट है डायग्राम में, वाटर ड्रॉपलेट प्रिज्म की तरह एक्ट करता है। तो जब लाइट, सनलाइट एंटर करती है ना इसके अंदर, ये सबसे पहले अंदर जाता है, रिफ्लेक्ट होता है, फिर डिस्पर्स होता है, फैलता है, फिर इंटरनली रिफ्लेक्ट होता है। आप इस बात को देखना, इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है इसमें, और फिर वो वापस से डिस्पर्स होके बाहर निकलता है, रिफ्रैक्शन। तो बेसिकली जो 3 फिनोमेना हो रहे हैं, सबसे पहले रिफ्रैक्शन, फिर अंदर हो रहा है डिस्पर्शन, और फिर हो रहा है इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये 3 फिनोमेना हो रहे हैं रेनबो के लिए। जब भी रेनबो से रिलेटेड क्वेश्चन आए, जो बहुत फ्रीक्वेंटली रिपीट होता है, मैंने यहाँ पे एक ही बार डाला है, कम से कम 3 बार था ये सैंपल पेपर में, और ये काफी फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है आने के लिए। तो जब भी आएगा प्रॉपर आंसर, प्रॉपर डायग्राम, और इस ध्यान रखना है कि ये 3 फिनोमेना वो पूछे या ना पूछे, आप अपने आंसर में इंक्लूड कर ही देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, व्हाट इज द डिफरेंस इन कलर्स? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यहाँ से बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, नॉट फॉर एग्जाम ओनली, बट ये वाली नॉलेज बहुत अच्छी है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। व्हाट इज द डिफरेंस इन कलर ऑफ द सन ऑब्जर्व ड्यूरिंग सनराइज और सनसेट एंड नून? अब आप सबने देखा होगा कि जब भी सनराइज या सनसेट हो रहा होता है ना, तो जो हमारे क्लाउड्स होते हैं या सन के आसपास के जो क्लाउड्स होते हैं वो रेडिश होते हैं, कभी कभी पिंकिश होते हैं, तो वहां आपको कुछ कलरफुल वाइब्रेंट कलर दिखते हैं। पर नून में ऐसा कुछ नहीं हो रहा, जब आप दोपहर के समय देखेंगे ना तो वो व्हाइट है। वाई, हमें ये एक्सप्लेन करना है। ऐसा ही एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया था क्योंकि इन्होंने दोनों चीजें इस पे डाल दी, तो ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था 3 मार्क्स में, और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आया था दूसरे सैंपल पेपर में। व्हाई डज द सन अपीयर व्हाइट एट नून? सिमिलर आंसर है, इसलिए मैंने एक ही में डाल दिया। अब ध्यान से समझना, जब भी डायग्राम से समझ लेते हैं एक बार, एक सेकेंड, डायग्राम से समझो पहले। तो देखो, जब भी सनराइज हो रहा होता है तो हम ऑब्जर्वर हैं यहाँ पर,
ये वाली डिस्टेंस जो है ये शॉर्ट डिस्टेंस है, जबकि यहां से जो भी रेज आ रही है वो लॉन्गर डिस्टेंस को कवर कर रही है। तो होता क्या है ना कि इस टाइम पे जब यहाँ से रेज आ रही होती है, तो क्योंकि रेड जो लाइट है वो कैसी है, उसकी वेवलेंथ है लॉन्ग, उसकी वेवलेंथ लॉन्ग है, तो वो लेस स्कैटर होती है, वो ज्यादा स्कैटर ही नहीं हो रही। वहीं पे जो ब्लू लाइट होती है वो बहुत ज्यादा स्कैटर हो जाती है, तो दूर दूर तक तो ब्लू फैल चुका है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है रेड, बिकॉज वो फैला ही नहीं है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर ही नहीं सकता रेड। क्लियर? अब यहाँ पे क्या होता है, जब सन बिल्कुल हमारे सर पर होता है तब ना कोई भी लाइट स्कैटर हो ही नहीं पाती, शॉर्ट डिस्टेंस लेस स्कैटरिंग। जब स्कैटरिंग हो ही नहीं रही है तो फिर आपको डिफरेंट कलर्स दिखेंगे, क्यों? तब तो आपकी लाइट व्हाइट ही रहती है ना, इसीलिए नून के टाइम में यू विल सी कि लाइट व्हाइट ही है, बल्कि इवनिंग या मॉर्निंग टाइम में आपको आपके जो क्लाउड्स हैं या जो सन के आसपास की लाइट है वो रेडिश दिखती है। इवनिंग में तो बहुत वाइब्रेंट कलर्स भी दिख जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन। क्लियर? ओके, एक बार इसकी थ्योरी को पढ़ लेते हैं। वेट, ओके, चलो एक बार, आई होप ये चीज समझ आ गई होगी, डायग्राम से समझ लिया है तो फिर ये वाली बात समझ में आ जानी चाहिए। अब देखो आंसर कैसे लिखोगे, एट सनराइज और सनसेट सनलाइट हैज टू ट्रेवल अ लार्जर डिस्टेंस, सो इट कम अक्रॉस अ ग्रेटर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो उसके पास पार्टिकल बहुत ज्यादा हो रहे होते हैं तो रिफ्रैक्शन ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण ज्यादातर ब्लू लाइट स्कैटर हो जाता है। तो जो लाइट हमारे आंखों तक आ रही है वो आती है रेडिश लाइट, क्योंकि ब्लू लाइट फैल चुकी है, अब जो हमें दिख रहा है वो रेड दिख रहा है, इससे सन आपको दिखता है ऑरेंजिश, रेडिश, डिफरेंट कलर। नून में जो डिस्टेंस ट्रेवल करना है वो कंपेरेटिवली लेस है, इसीलिए बहुत ही कम स्कैटरिंग हो रही है और इसीलिए सन कैसा दिख रहा है, व्हाइट। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे चलते हैं। In the figure given below, a narrow beam of white light is shown to pass through a triangular glass prism. After passing through the prism, it produces a spectrum XY on the screen. Same diagram, white light dispersion वगैरह होके ये white Y और X है। ये Y वाली जो है जो ऊपर आती है वो रेड होती है और ये वायलेट होता है। अच्छा, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये वाला प्रिज्म अगर ऐसा इन्वर्टेड में आ रहा होता और फिर अगर वो ऐसा कोई क्वेश्चन दे रहे होते कि अब ये स्क्रीन पे बन रहा है, तब ये वाली लाइट और ये इस लाइट में ना चेंजेस आ जाते, ये वाली लाइट क्या हो जाती, वायलेट, और ये वाली हो जाती रेड। क्वेश्चन वो लोग कभी भी चेंज कर सकते हैं, कंसेप्ट यही रहते हैं, बस वो बदल देते हैं पूछने का तरीका। क्लियर? चलो अब पहले जो गिवन है वो डिस्कस करेंगे। कौन सा फिनोमेना हो रहा है, वेरी इजी, डिस्पर्शन। दिस इज व्हाट, डिस्पर्शन। लाइट का डिफरेंट कलर्स में व्हाइट लाइट का टूट जाना इज डिस्पर्शन। कौन से कलर है एक्स और वाई में, वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, एक्स इज वायलेट, वाई इज रेड। वाई डू, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, ये वाली बात ऐसी है कि आप लोग को शायद पता होगी बट शायद पता नहीं है कि लिखेंगे कैसे। वाई डू डिफरेंट कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट बेंड एट डिफरेंट एंगल्स, ऐसा क्यों है कि हर कलर का अलग ही एंगल है? उसका रीजन है उनकी वेवलेंथ, क्योंकि हर कलर के पास क्या है, एवरी कलर हैज डिफरेंट वेवलेंथ, डिफरेंट वेवलेंथ है तो डिफरेंट स्पीड है उनकी। ठीक है, अगर इनकी स्पीड डिफरेंट है तो क्या इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होना चाहिए? ऑफ कोर्स होना चाहिए, तो इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है तो क्या डिफरेंट एंगल्स नहीं होंगे? तो ऑफ कोर्स एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड एंगल ऑफ सॉरी डिफरेंट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। बस दिस इज द रीजन, क्योंकि इनकी वेवलेंथ अलग है, वेवलेंथ अलग होने के कारण ये सब अपनी अपनी स्पीड पर ही रन करते हैं। क्योंकि स्पीड अलग है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो डिफरेंट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस तो सबका सेम है ना? सिंपल। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A child while playing with his father's spectacles, एक चाइल्ड है जो अपने फादर के स्पेक्टिकल से खेल रहा था, तो उसने एक पीस ऑफ पेपर में होल क्रिएट कर दिया बाय फोकसिंग अ स्मॉल इमेज ऑफ द सन ऑन इट। तो ये पेपर था, पेपर पर फोकस किया तो ये बर्न हो गया।
देखिए ये छोटी सी बात है ना, ये काफी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। लेंसेज यूज होते हैं चश्मों में। फोकस कर रहा है अगर कोई लेंस तो डेफिनेटली वो कॉन्वेक्स लेंस होगा, क्योंकि कॉनकेव लेंस तो डाइवर्ज करता है ना। कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस की थ्योरी तो याद है, हमने लाइट को डिस्कस भी कर लिया है कितने अच्छे से। तो जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है बेटा, वो होता है कि जो कन्वर्ज कर रहा होता है एक पॉइंट पे। कॉनकेव लेंस तो खुद को डाइवर्ज करता है ना, तो वो होल तो क्रिएट कर ही नहीं सकता। यानी ये बात है कॉन्वेक्स लेंस वाले विजन की। अब कर लेते हैं आगे बात। पहला क्वेश्चन, व्हाट डिफेक्ट ऑफ विजन हिज फादर इज सफरिंग फ्रॉम। कॉन्वेक्स लेंस किसका करेक्टिव लेंस है? हाइपरमेट्रोपिया का। तो हाइपरमेट्रोपिया इज द आंसर। उस डिफेक्ट को होने के लिए कौन से दो कॉजेज हैं? कोई भी दो कॉजेज बताने हैं तो ये रहा। पहला कि फोकल लेंथ जो है वो काफी बढ़ जाता है, तब ऐसा होता है। या फिर जो आपकी आई बॉल है वो बहुत छोटी हो गई है। इन किसी भी दो कारणों से हाइपरमेट्रोपिया किसी इंसान में देखा जा सकता है। थर्ड, एक रे डायग्राम शो करो जिसमें डिफेक्टिव आई का इमेज फॉर्मेशन बता रखा हो। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं, आप देख लीजिए डिफेक्टिव आई के लिए पूछ रहे हैं तो आप ये वाला डायग्राम बनाएंगे, और फिर वो नेक्स्ट में करेक्टिव लेंस के लिए पूछ रहे हैं तब आप ये वाला डायग्राम बनाएंगे। अब ये रे डायग्राम प्रैक्टिस करने की जिम्मेदारी आपकी है। वो बता क्या रहे हैं रे डायग्राम में वो देख लेते हैं। ये पहले आपको बताना चाह रहे हैं कि नियर पॉइंट जो होता है, क्योंकि हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया फार साइटेडनेस होता है, दूर का क्लियर दिखता है। तो वो दूर से अगर कुछ देख रहे हैं ना तो वो क्लियर जा रहा है, इनके रेटिना पे ही जा रहा है। बट अगर कोई चीज इनके पास आ जाए और फिर वो उसको देखने की कोशिश करते हैं, तो ये कन्वर्ज रेटिना पे ना होके कहाँ हो रहा है, बाहर जा रहा है, बैक ऑफ द आई और पीछे। रेटिना पे अगर कोई लाइट नहीं आएगी तो आपको वो चीज ऑब्जर्व नहीं होगी। करेक्ट है, ये वाली बात तो पता है हमें, इसीलिए ये है डिफेक्टिव आई। अब इसको सुधारा कैसे गया कि वो ऑब्जेक्ट तो वहीं रहेगा, यहाँ पे ना एक कॉन्वेक्स लेंस लगा दो, उससे क्या होगा, इससे क्या हुआ कि वो लाइट पहले और कन्वर्ज हो गई और बाद में जाके फिर और अच्छे से कन्वर्ज हो गई। यानी उसे कन्वर्ज करने में ही तो प्रॉब्लम थी ना, हमने कॉन्वेक्स लेंस लगाया और बहुत अच्छे से कन्वर्जेंस हो गई। बस दिस इज हाइपरमेट्रोपिक आई। आई होप क्लियर हो गया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब शायद मायोपिया के बारे में ही है। देखो यहाँ पे और के साथ मैंने क्वेश्चन डाला है, विच मीन्स ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये जो हाइपरमेट्रोपिया या मायोपिया है ना, इसे आप स्किप नहीं कर सकते। नाउ नुपुर नेम्स अ लेंस ऑफ पावर -4.5D। ये लोग फर्स्ट लाइन में ही आपको हिंट ड्रॉप कर देंगे। माइनस नेगेटिव, नेगेटिव लेंस किसका होता है भाई, कॉनकेव का। कॉनकेव लेंस ही है जिसमें, कॉनकेव लेंस ही है जिसकी पावर नेगेटिव में आती है। तो कौन सा डिफेक्ट से वो सफर कर रही है, मायोपिया से सफर कर रही है, और किससे करेगी, कॉनकेव तो उसी का करेक्टिव लेंस है। फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ करेक्टिव लेंस, देखो नेचर तो करेक्टिव लेंस का कॉनकेव है, बट फोकल लेंथ कैसे निकलती है आपको पता होना चाहिए। पावर इज 1/f, इफ यू हैव द पावर विच इज -4.5D, तो आप f निकाल सकते थे, f इज 1/-4.5D। तो इसे सोल्व करके आंसर आएगा -0.22। फोकल लेंथ है इतना। क्लियर। रे डायग्राम ऑफ डिफेक्टेड आई, करेक्शन फॉर दिस डिफेक्ट। इसका रे डायग्राम आपकी बुक में है। अगेन डिफेक्टेड आई के लिए ये, और फॉर करेक्शन दिस। कॉजेज ऑफ दिस डिफेक्ट, ये रहे कॉजेज। या तो आपका आई बॉल का कर्वेचर बढ़ गया है, हाइपरमेट्रोपिया पे वो छोटा हो गया था, यहाँ कर्वेचर बढ़ गया है, या यहाँ पे आई बॉल और इलोंगेट हो गई है। ये और वाला क्वेश्चन भी आप पढ़ लेते हैं एक बार, और सोल्यूशन सिमिलर से हैं। A student sitting at the back bench in a class has difficulty in reading. Basically उसे दूर से देखने में प्रॉब्लम हो रही है। अगर किसी को दूर से देखने में प्रॉब्लम है, which means उसे मायोपिया है। What could be this defect? Myopia. रे डायग्राम ड्रॉ करना है to illustrate the image formation of the blackboard when he is seated at the back seat. देखो बैक सीट है तो डिफेक्टेड आई को ड्रॉ कर देना। फ्रंट सीट पे आते ही वो चीज करेक्ट हो चुकी है तो आप वापस से करेक्शन को ड्रॉ कर सकते हैं। दो पॉसिबल कॉजेज बता चुकी हूँ। मेथड ऑफ करेक्टिंग, कॉनकेव लेंस यूज कर लीजिए, करेक्ट। डन। इधर उधर से घुमा के टॉपिक सेम ही पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ विजिबल स्पेक्ट्रम। ये सवाल नहीं पूछा गया, एक बार आया फिर नहीं आया। लेकिन क्या होता है विजिबल स्पेक्ट्रम? विजिबल स्पेक्ट्रम वो है जो हमें दिख रहा है।
लाइट की बहुत सारी रेंजेस होती है, जैसे आपने यूवी रेज भी सुनी होंगी, बट आप अल्ट्रावायलेट रेज को देख नहीं सकते। जिस रेंज ऑफ लाइट को हम देख सकते हैं उसी को विजिबल कहते हैं, ठीक है। तो विजिबल स्पेक्ट्रम इज द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट विच इज विजिबल टू द ह्यूमन आई। क्लियर? व्हाई इज रेड यूज्ड एज द स्टॉपिंग लाइट एट ट्रैफिक सिग्नल्स? क्यों रेड को यूज किया जा रहा है? देखिए सेकंड वाले को थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है। रेड को ही स्टॉपिंग लाइट की तरह क्यों यूज किया जा रहा है? क्योंकि रेड की वेवलेंथ कैसी है? ज्यादा है। लॉन्ग वेवलेंथ का मतलब ये होता है कि वो लेस स्कैटर होगी, वो कम ही स्कैटरिंग करेगी। अच्छा, लेस स्कैटर होने से क्या फायदा? ये फायदा है कि वो बहुत ही क्लियरली विजिबल रहेगी हमेशा हमेशा। फॉग हो, स्नो हो, कितना भी ज्यादा भीड़ हो, आपको बहुत क्लियरली रेड दूर से दिखेगा क्योंकि वो स्कैटर ही नहीं हो रही। क्लियर? नेक्स्ट, टू ट्रायंगुलर प्रिज्म है, उन्हें आपने साथ में रखा है थ्रू देयर रेक्टेंगुलर साइड। मतलब इसका मतलब ये है कि एक ग्लास प्रिज्म को अगर आपने रखा है ऐसे तो दूसरे को रखा है ऐसे। ये है रिकॉम्बिनेशन वाला टॉपिक, है ना, जहां पे क्या होता है, न्यूटन ने ट्राई किया था कि अगर हम दो ग्लास प्रिज्म को एक साथ रख दे तो क्या होगा। हुआ ये था कि इधर से लाइट आई, डिस्पर्स हुई, इधर निकली, वापस से वाइट रिलीज हो गया। क्यों? क्योंकि इसने डिस्पर्स किया बट इसने इसको रिकम्बाइन कर दिया। अब सवाल यही कहता है कि अगर आप ऐसा करते हो और एक लाइट बीम हम पास करें तो क्या कोई डिस्पर्शन होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक प्रिज्म ने जिस लाइट को डिस्पर्स किया था दूसरे प्रिज्म ने उसी को रिकम्बाइन करके फिर से रिलीज कर दिया। फाइनल लास्ट क्वेश्चन है विच इज अ काइंड ऑफ केस स्टडी क्वेश्चन, जो भी इजी है बहुत, तो देख लेते हैं। In an experiment, Pooja used an equilateral triangular glass prism and projected a narrow beam of white light source from one side of the surface of the prism. तो कुछ नहीं, पूजा ने ये किया कि भाई प्रिज्म लिया, एक तरफ से व्हाइट लाइट डाली। अगर वो व्हाइट लाइट देती है तो स्क्रीन पे क्या आएगा? स्क्रीन पे सारे कलर्स आ जाएंगे, तो पूरा का पूरा विबग्योर दिखेगा उसको। वही वो कहती है कि उसने स्क्रीन लगाई तो उसको है ना बहुत सारे कलर्स के पैचेस दिखे स्क्रीन पे, विच इज करेक्ट। लेकिन जब उसने सिर्फ रेड लाइट को यूज किया तो उसको सिर्फ रेड पैच दिखा। जब उसने ब्लू के लिए किया या ग्रीन के लिए किया तो अगर वो सिर्फ एक कलर को डाल रही है ना तो उसको वही एक कलर दिख रहा है, बट इन केस ऑफ व्हाइट उसको सारे कलर्स दिख रहे हैं। एक्सपेरिमेंट समझ आ गया? अब सवाल ये है कि वो करना क्या चाह रही थी। द फेनोमेना दैट शी वाज ट्राइंग टू डेमोन्स्ट्रेट वाज, कौन सा था इन चारों में से? इसको तो हम डिस्पर्जन कहते हैं, तो ये फेनोमेना डिस्पर्जन था। The reason why she could not see any other color when the red light was used. क्यों वो कोई और कलर नहीं देख पा रही थी? रेड कलर डज नॉट रिफ्रेक्ट इन प्रिज्म। नहीं, ऐसा कोई रीजन नहीं है, रिफ्रैक्शन होगा। रेड कलर इज मोनोक्रोमेटिक। यस, रेड कलर मोनोक्रोमेटिक है, इसका मतलब उस कलर के अंदर और कोई कलर ही नहीं है, तो वो अपने आप को ही शो कर सकता है। ऐसे ही बाकी सारे कलर अगर मैं सिंगल बात करूं तो मोनोक्रोमेटिक है, जबकि व्हाइट कलर मोनोक्रोमेटिक नहीं है। प्रिज्म वाज डिफेक्टिव, जी नहीं, अगर वो डिफेक्टिव होता प्रिज्म तो फिर तो व्हाइट लाइट भी डिस्पर्स नहीं होती ना। प्रिज्म इज ओपेक टू रेड कलर, नहीं, जब हमने व्हाइट कलर डाला था तब तो हमें विबग्योर में रेड दिख रहा था, तो ऐसा भी कोई रीजन नहीं हो सकता था। नेक्स्ट, which of the following can be correct explanation that Pooja can give to her friends to explain this phenomena? मतलब जब पूजा ने व्हाइट लाइट डाला था और उसको उतने सारे कलर्स दिख गए थे, इस बात को वो अपने दोस्तों को क्या कहकर समझाए कि इतने सारे कलर्स क्यों दिखे? पहला ऑप्शन है कि क्या वो ये कह दे कि डिफरेंट लाइट्स ट्रेवल फास्टर इन द ग्लास प्रिज्म एट डिफरेंट रेट्स। अजीब है ये लाइन कहना चाह रहा है कि जो लाइट्स होती हैं वो अलग अलग तरीके से फास्ट मूव करती है, सब फास्ट मूव कर रही है अलग अलग लेवल पे। ऐसा कुछ नहीं है। एनी लाइट वुड डिस्पर्स इन द प्रिज्म, नो, नॉट एनी लाइट। अगर होता तो रेड ब्लू भी कर देते ना। इनफ डेटा इज नॉट अवेलेबल। अरे पूरा कुछ सब कुछ बताया हमने आपको। आंसर इज दिस, डिफरेंट वेवलेंथ ट्रेवल एट डिफरेंट स्पीड। क्योंकि लाइट की अलग अलग वेवलेंथ है इसलिए उनकी स्पीड अलग अलग थी और इसीलिए अलग अलग पैचेस दिख रहे थे। लास्ट फाइनल क्वेश्चन, she also could relate to another natural phenomena that we observe on a rainy humid day. आप क्या देखते हैं बारिश वाले दिन? आप देखते हैं रेनबो, ब्लूनेस ऑफ द स्काई, ये सब तो फालतू के ऑप्शन है। बस दैट्स इट।
लास्ट वाला क्वेश्चन इजी था, वैसे वो आप देखेंगे ओवरऑल सारे क्वेश्चन ह्यूमन आई के इजी ही हैं। स्कैटरिंग वेवलेंथ, ये वाला कंसेप्ट अच्छे से पकड़ के चलो, ये याद रखो कौन सा किसकी वेवलेंथ ज्यादा है किसकी कम है, कौन ज्यादा स्कैटर करेगा कौन कम करेगा। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा वो स्कैटरिंग कम करेगा, इतनी बात याद रखना। बाकी दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप वीडियो समझ में आ गया होगा। फिजिक्स में ऑलमोस्ट मैं सब डिस्कस कर चुकी हूँ, तो नाउ वी विल मूव टू द केमिस्ट्री पोर्शन। तो मिलते हैं केमिस्ट्री वाले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।